बात समझ में आई? आवाज नहीं आई? चेक करते हैं, रुको। ये बताओ ऑक्सीजन और H2O2 में किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी? बताओ, ऑक्सीजन और H2O2 में किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी? बताओ, ऑक्सीजन में होता है O, डबल बॉन्ड O होता है, और H2O2 में HOOH होता है। बोलो, बताओ, इसको तोड़ना है और इसको तोड़ना है, किसको तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी? सिंगल या डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड की एनर्जी कम होती, डबल बॉन्ड की एनर्जी। तो जब इसकी बॉन्ड एनर्जी कम, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम, तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, आंसर H2O2। बोलो। अच्छा, मान लो क्वेश्चन आता है O2 और ओजोन में, O2 और ओजोन में किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी? O2 या ओजोन? जो तुमने देख लिया कि बॉन्ड एनर्जी का खेल चल रहा है, तो क्यों ना इसका स्ट्रक्चर बना के बॉन्ड देखा जाए। जिसका बॉन्ड कमजोर, उसकी एनर्जी कम, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। बोलो। हाँ, O3, क्योंकि इसमें प्योर डबल बॉन्ड है, जबकि ओजोन में डबल भी है और सिंगल भी है। तो डबल और सिंगल मतलब बॉन्ड ऑर्डर मतलब 1.5 आ जाएगा, 1.5, 1 और 2 के बीच का 1.5, जबकि इसमें आएगा 2। उसकी प्योरली डबल है, इसमें 1.5 है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कम, बॉन्ड एनर्जी कम, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। आंसर होगा ओजोन। समझ में आया? और तुम्हारे सामने ऐसे क्वेश्चन बना बना के देता जाएगा और तुम आंसर निकालते जाओ। लेकिन मेरी बात याद है तो कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जब भी पूछता है किसी नॉन मेटल गैसेस स्टेट में, तो ये कंसेप्ट लगा देना, जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। ये ऑक्सीडाइजिंग पावर की फेवरेबल कंडीशन है। अच्छा, मान लो यहाँ गैस की जगह लिक्विड होता, तो मान लो ये बात ब्रोमीन की करता, तो ब्रोमीन तो लिक्विड होता है, तब तो जवाब, जब ये लिक्विड है, जबकि तुम किससे स्टार्ट किए? अभी गैस से, तो इस लिक्विड को पहले गैस में लाना पड़ेगा। तो लिक्विड को गैस में लाने के लिए एक एनर्जी और देनी पड़ेगी, वो है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो मतलब इस 3 एनर्जी के साथ एक एनर्जी और जुड़ जाएगी, वो है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, वो लिक्विड से गैस में लाने के लिए। समझ में आया? अच्छा, मान लो यहाँ आयोडीन रहता तब, तो यहाँ सॉलिड रहेगा तब, तो सॉलिड को गैस में लाने के लिए एक एनर्जी और जुड़ जाएगी, वो हीट ऑफ सब्लिमेशन। बाकी 3 एनर्जी तो रहेगी, एक और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी। हाँ, जब गैस में रहेगा तब तो 3, और जहां लिक्विड होगा तो उसमें 4। कौन कौन सा? हीट, लिक्विड के केस में हीट ऑफ वेपोराइजेशन पहला, दूसरा बॉन्ड डिसएनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, चौथा हाइड्रेशन। और जो आयोडीन रहेगा सॉलिड, तो उसमें रहेगा हीट ऑफ सब्लिमेशन, फिर उसके बाद गैस में आ गया, फिर उसके बाद होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और फिर हाइड्रेशन एनर्जी। तो किसमें कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है, ये डिपेंड करता है वो किस अवस्था में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम बात किसकी कर रहे थे? गैस। तब हमने 3 एनर्जी का नाम लिया था। हम गैस के पास इसलिए कर रहे थे क्योंकि मेरी प्रॉब्लम गैस में थी। इलेक्ट्रॉनिविटी क्लोरीन की ज्यादा, जबकि ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की ज्यादा। बताओ, दोनों नेचर में गैस है ना, तो प्रॉब्लम मेरी यही ना थी। हम उसी का सोल्यूशन खोज रहे हैं। हाँ, अब आज अपने मेन प्रॉब्लम पर। ये बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की ज्यादा क्यों? आंसर इसी में छिपा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की ज्यादा क्यों? आंसर इसी में है। हाँ, जवाब फ्लोरीन की ऑक्साइड पर इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसकी बॉन्ड डिसो एनर्जी कम है, क्लोरीन से भी कम है। और एक रीजन और है, दूसरा कि फ्लोरीन की हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा है।
मतलब फ्लोरीन को सपोर्ट दो एनर्जी कर रही है, एक तो बॉन्ड एनर्जी भी कर रही है और हाइड्रेशन एनर्जी कर रही है, और ये दो एनर्जी इसके ऊपर डोमिनेट कर जा रही है, इसके ऊपर डोमिनेट कर जा रही है, जिस वजह से फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा। समझ में आया? अब जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा रहे, तो मेरे हिसाब से सबसे आगे कौन था क्लास के अंदर? क्लोरीन। लेकिन जब कंबाइंड टेस्ट लिया गया तो सबसे आगे नंबर 1 रैंक पर कौन आ गया? फ्लोरीन। तो क्यों आ गया? मतलब फ्लोरीन का फिजिक्स और बायो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि केमिस्ट्री कमजोर होते हुए भी क्लास में सबसे आगे चल रहा है। नहीं समझ में आया? जबकि हमारी नज़र से केमिस्ट्री के एंगल से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एंगल से सबसे क्लास का टॉपर कौन होना चाहिए था? क्लोरीन, और निकल गया फ्लोरीन। मतलब फिजिक्स और बायो केमिस्ट्री के ऊपर डोमिनेट कर गया, इसलिए फ्लोरीन सबसे आगे चल रहा है। मतलब ये दो एनर्जी इसके ऊपर डोमिनेट कर रहा है। किसमें? किसके लिए बोल रहे हैं? फ्लोरीन के लिए। नोट करो, सिंस देखो हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन देन क्लोरीन, हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन देन क्लोरीन, हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन देन क्लोरीन ड्यू टू, पहला पॉइंट, लो बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन देन क्लोरीन। पहला दो आंसर है इसका, दो लाइन में आंसर है। हो सकता है ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, पहला ऑप्शन दे, दूसरा ऑप्शन, दोनों भी ऑप्शन आ सकता है, मल्टीपल चॉइस या आनर करेक्ट, दोनों ऑप्शन ए बी करके आ सकता है। पहला क्या? लो बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन देन क्लोरीन। हाँ, दूसरा हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ फ्लोराइड आयन, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ फ्लोराइड आयंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा, ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की ज्यादा। क्यों? इसके दो पॉइंट है, दो आंसर है। पहला, फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कम है, ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू कम है, और दूसरा फ्लोराइड आयन की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, मतलब ये वैल्यू नेगेटिव ज्यादा है। तो ये पॉजिटिव कम, नेगेटिव ज्यादा, टोटल डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव। मतलब हम कहेंगे टोटल डेल्टा एच फ्लोरीन के केस में ज्यादा नेगेटिव होगा कंपेयर टू क्लोरीन। टोटल डेल्टा एच, तीनों का सम, टोटल डेल्टा एच फ्लोरीन के केस में ज्यादा नेगेटिव होगा कंपेयर टू क्लोरीन। और जितना ज्यादा नेगेटिव उतना स्पॉन्टेनियस, जितना स्पॉन्टेनियस की ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज्यादा। हाँ बोलो, समझ में आया? लेकिन मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी आपने लो लिखवाई है, क्यों लिखवाई है लो? जबकि बॉन्ड एनर्जी तो लेंथ पर डिपेंड करती है। लेंथ बता, इसकी लंबाई ज्यादा है, हमने आराम से तोड़ दिया, अब इसकी लंबाई कम हो गई, इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगी। अच्छा, इसको तोड़ने में तो मतलब जिसकी लेंथ कम उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। उस नियम के अनुसार फ्लोरीन छोटा है और क्लोरीन बड़ा है। तो देखा जाए फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ कम है, क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो जिसकी लेंथ कम उसकी स्ट्रेंथ, उसकी बॉन्ड एनर्जी। जबकि आपने तो उल्टा लिखवाया है, मतलब कंसेप्ट से तो ये मैच ही नहीं कर रहा है। जवाब, ये कंसेप्ट तब लागू होगा जिसकी लेंथ ज्यादा स्ट्रेंथ कम, जब उस एटम के पास कोई लोन पेयर ना हो। ठीक है, जबकि फ्लोरीन में लोन पेयर है। बताओ, ये 17 ग्रुप का एलिमेंट है ना, 17 ग्रुप का एलिमेंट है ना, तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हुए, 7 में से एक शेयरिंग कर लिया, बचा कितना? 6। तो 6 के 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। बताओ, जोड़े बनाओ, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। मतलब यहाँ फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, और इस लोन पेयर में रिपल्सन से बॉन्ड टूट जाता है। हाँ, यदि लोन पेयर ना होता, केवल एटम होता, केवल बॉन्ड होता, तब बॉन्ड एनर्जी लेंथ पर डिपेंड करती।
तो जिसकी लेंथ कम उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा, ये कंसेप्ट लागू हो जाता, लेकिन यहाँ इसलिए लागू नहीं हो रहा है क्योंकि फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है और इसके लोन पेयर के बीच रिपल्सन है, और रिपल्सन से तनाव में आगे बॉन्ड टूट जाता है। फिर कहोगे लोन पेयर तो क्लोरीन के पास भी है, आखिर ये भी तो 17 ग्रुप का है, इसके वैलेंस शेल में 7 है, 7 में से शेयर किया बचा कितना, 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आगे 3 लोन पेयर तो यहाँ भी है, तो जो रिपल्सन यहाँ है वो रिपल्सन यहाँ भी तो होगा, जवाब होगा, लेकिन साइज बढ़ जाने से, दूरी बढ़ जाने से लोन पेयर का रिपल्सन कम है, जबकि यहाँ लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा, तनाव ज्यादा, तो बॉन्ड टूटेगा भी जल्दी। अब समझ में आया कि फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी क्यों कम है। ठीक है, जिसकी लेंथ ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ कम, ये कंसेप्ट तब लगाना जब लोन पेयर ना हो। जैसे हाइड्रोजन, पता हाइड्रोजन के पास कहीं लोन पेयर नहीं ना है, बोलो, तो यहाँ तुम ये कंसेप्ट लगा सकते हो, यहाँ तुम ये कंसेप्ट लगा सकते हो, लेकिन जहां लोन पेयर आ जाएगा तब उसमें रिपल्सन भी काम करने लग जाएगा। बोलो क्लियर। तो फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कम होने का कारण क्या मिला? फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन से कम होने का कारण क्या मिला? लोन पेयर का रिपल्सन। अच्छा, ये लोन पेयर का रिपल्सन तो आंसर है ही है, लेकिन इसका एक आंसर और है, एक आंसर और है, हो सकता है एग्जामिनर ऑप्शन बदल के वो डाल दे। तो उसका आंसर क्या, देखो सामने सामने ये फ्लोरीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड, और क्लोरीन किसका है? थर्ड पीरियड। जब ये एलिमेंट सेकंड पीरियड का है तो उसमें 2 शेल होगी, जब ये एलिमेंट थर्ड पीरियड का है तो उसमें 3 शेल होगी। मतलब फ्लोरीन के पास 2 वैलेंस शेल, 2 शेल है, क्लोरीन के पास 3 शेल है। अब पता है जितनी शेल उतनी सब शेल, जब शेल इसके पास 2 तो सब शेल भी कितनी होगी? 2। कौन कौन सी? 2s और 2p। क्लोरीन थर्ड पीरियड का है, इसमें 3 शेल है, तो सब शेल भी कितनी होगी? 3। कौन कौन सी? 3s 3p 3d। तो कहने का मतलब क्लोरीन के वैलेंस शेल में 3d भी है, 3d भी है और पूरा खाली पड़ा है। होगा क्या, क्लोरीन का जो डी खाली पड़ा है, इस खाली डी में ये अपना लोन पेयर डाल देगा, सामने वाला क्लोरीन इसकी वैकेंट डी में डाल देगा और ये अपना लोन पेयर इसकी वैकेंट डी में डाल देगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता है हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर। ये कंसेप्ट सुन लो, बड़े काम का है, हर जगह काम आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता है हाई डेंसिटी से, बताओ यहाँ लोन पेयर है, बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, जबकि वैकेंट डी, डी खाली पड़ा है, डी वैकेंट है, खाली है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी वैकेंट डी में और बनाएगा डबल बॉन्ड। पहला सिग्मा था, दूसरा क्या है? पाई। ये पाई बना कैसे? क्लोरीन का लोन पेयर पी सबशेल का और गया इस क्लोरीन के डी में, तो इस पाई बॉन्ड का नाम होगा डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। तो हम ये कहना चाहेंगे कि क्लोरीन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पाई बॉन्ड है, किस टाइप का? डी पाई पी पाई। इस तरह का पाई बॉन्ड फ्लोरीन में नहीं है। क्यों? क्योंकि वैकेंट डी नहीं है, वैकेंट डी नहीं है, पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो मतलब यहाँ प्योरली सिंगल है, जबकि यहाँ डबल है। मतलब किसकी ताकत ज्यादा, सिंगल की डबल की? तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम। तो फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कम होने का दूसरा कारण ये है कि फ्लोरीन में पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन के पास वैकेंट ही नहीं है। नोट करो सेकंड पॉइंट, लो बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन, लो बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड इन फ्लोरीन। Low bond energy of fluorine due to absence of p pi d pi multiple bond in fluorine। फ्लोरीन में p pi d pi multiple bond नहीं है, जबकि क्लोरीन में है। Absence of p pi d pi d pi p pi एक ही चीज है। एब्सेंस ऑफ डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड इन फ्लोरीन। फ्लोरीन में नहीं है लेकिन क्लोरीन में है। क्यों है क्लोरीन में? समझ में आ रहा है?
तो देखा जाए क्लोरीन में एक तरह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जबकि फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, और सिंगल बॉन्ड की एनर्जी कम होती है, डबल बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा है। इसलिए क्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, फ्लोरीन का बॉन्ड वीक है, कमजोर बॉन्ड है, लो बॉन्ड एनर्जी है। बोलो बात समझ में आई? तो फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होने का पहला कारण समझ में आया कि उसकी बॉन्ड एनर्जी का कम होना। क्यों बॉन्ड एनर्जी कम है? लोन पर का रिपल्सन है और डबल बॉन्ड नहीं है। इसमें रिपल्सन भी कम है और डबल बॉन्ड भी है। ठीक। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या बताया कि फ्लोराइड की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है। क्यों? इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा है? क्यों फ्लोराइड पर ज़्यादा फिल्म बन रही है? तो जब आप किसी भी आयन पर कितनी फिल्म बनेगी वाटर की, डिपेंड करती है पोलराइजिंग पावर पर। अब पोलराइजिंग पावर किस पर डिपेंड करता है? चार्ज साइज रेशियो पर। तो जितने भी हैलाइड है सबके ऊपर एक ही चार्ज होगा, F माइनस Cl माइनस। बताओ चार्ज तो सेम है, हाँ, लेकिन साइज छोटा है। बताओ फ्लोरीन का साइज छोटा रहेगा तो ऊपर वाटर की फिल्म। जब साइज छोटा तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा तो वाटर की फिल्म, और जब फिल्म ज़्यादा बनेगी तो हाइड्रेशन भी ज़्यादा होगा, एनर्जी रिलीज भी ज़्यादा। ये ज़्यादा निगेटिव तो टोटल डेल्टा H निगेटिव, टोटल डेल्टा H निगेटिव, डेल्टा G निगेटिव। प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडाइजिंग पावर मैक्सिमम। हाँ बोलो, समझ में आया? तो क्यों फ्लोराइड की हाइड्रेशन ज़्यादा है, क्यों फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कम है, ये बात समझ में आ गई। ठीक होगी, बात तो समझ में आ गई, लेकिन आप जितनी भी बात समझा रहे हैं वो सब थर्मो से समझा रहे हैं। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी थर्मो, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी थर्मो, हाइड्रेशन एनर्जी थर्मो। जबकि थर्मो का कंसेप्ट एजम्पशन पर आधारित है, धारणाओं पर आधारित है। तो ये सारी बातें एजम्पशन पर आधारित है। तो हम इस आपका ये जो आंसर है कि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है कंपेयर टू क्लोरीन, तो ये भी एजम्पशन हुआ फिर, क्योंकि आपका एक्सप्लेनेशन ही एजम्पशन पर आधारित है थर्मो पर, तो ये आंसर भी तो एजम्पशन ना हुआ। तो हम इस एजम्पशन को कैसे सच माने कि वास्तव में फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है? यदि ज़्यादा है तो आप उसको प्रूफ कर दीजिए, कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस बताइए जिससे साबित हो कि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर क्लोरीन से भी ज़्यादा है। क्या इसका प्रूफ है? और देखो, इसलिए केमिस्ट्री में थ्योरी के साथ लेक्चर के साथ प्रैक्टिकल भी चलता है। केमिस्ट्री में कोई भी थ्योरी की क्लास चलती है, साथ साथ प्रैक्टिकल भी चलता है। क्यों चलता है प्रैक्टिकल? ताकि इस प्रैक्टिकल से थ्योरी साबित हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। तो ये तो एजम्पशन पर भाई थर्मो। अब इसका प्रूफ क्या है कि वास्तव में फ्लोरीन की ऑक्साइड पर ज़्यादा है? इसका एविडेंस तो देखो सामने। एविडेंस क्या? देखो सामने, ये प्रकृति का नियम है कि हमेशा ताकतवर कमजोर को दबा के चलता है। ठीक है, ये प्रकृति का नियम है, नेचर का नियम, हमेशा ताकतवर कमजोर को दबा के चलता है। वही कंसेप्ट हमारे केमिस्ट्री में भी लागू होगा कि जो स्ट्रांग होगा वो कमजोर को भगा देगा, जो हाईली रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की प्रॉपर्टी है कि जो मेटल सबसे टॉप पर होता है, सबसे टॉप पर कौन है? लिथियम। ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी क्या ज़्यादा है? जैसे नीचे आओगे मेटल की रिएक्टिविटी घटती जाएगी, लेकिन नॉन मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो क्योंकि एल्कली मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। अच्छा, पता है तुमको, कॉपर सल्फेट में आयरन की रॉड डालो तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करता है। क्या बनता है? फेरस सल्फेट कॉपर। ये सबको पता होगा। बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? इस आयरन ने कॉपर को क्यों डिस्प्लेस कर दिया? क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से, और रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर है और कॉपर नीचे है। ऊपर वाला मेटल ज्यादा रिएक्टिव, कम रिएक्टिव मेटल को सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है। बोलो है कि नहीं? सेम यही कंसेप्ट नॉन मेटल में भी लागू होगा। हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। अच्छा, नॉन मेटल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? नॉन मेटल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर इसका मतलब ये फ्लोरीन इन सबको भगा देगा। कैसे भगाएगा? देखो सामने कैसे भगाएगा। मान लो तुमने KCl का सोल्यूशन ले लिया, पोटेशियम क्लोराइड को पानी में घोल लिया, सोल्यूशन बना लिया, उसी सोल्यूशन में तुम फ्लोरीन गैस पास करा दो। हाँ बताओ, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन से, तो ये फ्लोरीन क्लोरीन को भगा देगा, खुद जाके बैठ जाएगा और बन जाएगा 2KF प्लस क्लोरीन गैस निकलेगी। और जब क्लोरीन गैस निकलेगी तो उसकी पहचान है ग्रीनिश येलो गैस, ये इसकी पहचान है। अब ये बात समझ में आई कि फ्लोरीन ने क्लोरीन को क्यों भगाया? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी इससे
ज्यादा है, और हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। और वास्तव में ये रिएक्शन रिडॉक्स है। इस रिएक्शन में फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग पावर का काम कर रहा है। ठीक हो कि कैसे माने? जो ऑक्सीडाइजिंग पावर का काम करता है उसका होता क्या है? रिडक्शन। और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज आएगा? देखो बता यहाँ 0 है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या -1 है, बता 0 से -1 घट गया, और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। तो यानी कि यहाँ फ्लोरीन का क्या हुआ? रिडक्शन, और नेचर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस फ्लोरीन ने KCl को ऑक्सीडाइज कर दिया, -1 से लेके चला गया 0 में, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर देखो बढ़ गया। तो फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होने की वजह से KCl से क्लोरीन को भगा दिया। अच्छा मान लो हम यहाँ KBr का सोल्यूशन लिए होते तो इस जगह KBr का सॉल्ट होता और हम फ्लोरीन पास कराए होते तो होता फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन से। तो जब क्लोरीन को भगाया है तो ब्रोमीन को तो मार के भगाएगा, और क्या हो जाएगा? 2KF प्लस ब्रोमीन गैस निकलेगी। अब ब्रोमीन जब निकलेगी तो पहचान कैसे होगी? रेड ब्राउन, रेड ब्राउन। ब्रोमीन की पहचान रेड ब्राउन गैस। अच्छा मान लो हम KI का सोल्यूशन बना देते, KI के सोल्यूशन में फ्लोरीन पास कराया था तो फ्लोरीन की रेटिंग आयोडीन से ज्यादा है, फ्लोरीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा, बन जाएगा 2KF प्लस आयोडीन निकलेगी, और आयोडीन गैस की पहचान वायलेट वेपर। मतलब ये सारे रिएक्शन तुम लैब में करके देख सकते हो, प्रूफ कर सकते हो कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी इन तीनों से ज्यादा है, मतलब फ्लोरीन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा मान लो हमने KBr के सोल्यूशन में क्लोरीन पास करा दिया, अब बताओ क्या रिएक्शन होगा? हाँ होगा। बताओ क्लोरीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन से, तो हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा, तो क्लोरीन हाईली रिएक्टिव KBr से ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा। क्या बन जाएगा? 2KCl प्लस, और ब्रोमीन की रेड बॉन्ड गैस दिखाई देगी। अच्छा मान लो KCl का सोल्यूशन है और तुमने ब्रोमीन पास करा दिया, तो क्या ये ब्रोमीन क्लोरीन को भगा सकता है? नहीं, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा मान लो यहाँ KI का रहता, तो यदि यहाँ KI रहता और ब्रोमीन तुमने पास कराया, अब बताओ हाँ ब्रोमीन की रिएक्टिविटी आयोडीन से, तो ये ब्रोमीन आयोडीन को भगा देगा और यहाँ बन जाएगा 2KBr प्लस आयोडीन गैस निकलेगी। मतलब कहाँ रिएक्शन होगा कहाँ नहीं होगा ये तुमको पता चल गया। अब तुम्हें रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, समझने की बात है। पूरी इनऑर्गेनिक में जितने भी रिएक्शन से हमने कोई रटा नहीं, सब हम समझे हुए हैं और समझ के ही आंसर निकालते भी हैं। और एक समझ हमने आज तुमको दे दी कि मेटल में हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा, और सेम यही कंसेप्ट नॉन मेटल में भी लागू होगा। हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। हाँ बोलो, समझ में आया? मतलब ये सारे एक्सपेरिमेंट तुम लेबोरेटरी में अपनी करके अपनी आंखों से देख सकते हो। मतलब ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, ये प्रूव करता है कि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है। और इसे और बताएं, ये फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर इतनी ज्यादा है कि ये तीनों को सोल्यूशन में तो भगाएगा ही भगाएगा, हवा में कराओगे तो भी भगा देगा, मतलब बिना पानी के भी भगा देगा। मान लो तुमने KCl का सॉल्ट ले लिया, उस पर फ्लोरीन गैस पास करा दी, सॉल्ट के ऊपर फ्लोरीन पास करा दो, केवल KCl का सॉल्ट के ऊपर फ्लोरीन गैस पास करा दो, मतलब सॉल्ट हवा में है, फ्लोरीन भी हवा में है, तो गैसेस फेज में भी रिएक्शन हो जाएगा और 2KF और क्लोरीन गैस बाहर आ जाएगी। मतलब गैसेस फेज में भी बढ़ा देगा, बिना पानी के, बिना हाइड्रेशन के। इतनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर। पता पूरे नॉन मेटल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन है? फ्लोरीन, सबसे ज्यादा। इसलिए फ्लोरीन के साथ किसी को रिएक्शन कराया नहीं जाता, किसी भी एल्केन का फ्लोरीनेशन नहीं कराया जाता। क्लोरीनेशन कराते, ब्रोमिनेशन कराते, लेकिन फ्लोरीनेशन नहीं कराते। क्यों? क्योंकि जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का तुमने फ्लोरीनेशन कराया तो रिएक्शन में इतनी ज्यादा हीट निकलेगी, डेल्टा यूनिट इतना ज्यादा नेगेटिव होगी कि उस हीट से ही पूरा प्रोडक्ट जल के राख हो जाएगा, तुमको केवल राख मिलेगी, उसकी केवल कार्बन पाउडर मिलेगा। इसलिए फ्लोरीन को कहा जाता है ब्लैक शिप एलिमेंट्स। फ्लोरीन का नाम रखा गया ब्लैक शिप एलिमेंट, मतलब जिससे रिएक्ट करेगा उसको जला के काला कर देगा।
हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल। इसलिए तुमने देखा होगा एल्केन का क्लोरीनेशन होता है लेकिन फ्लोरीनेशन नहीं होता, यही कारण है। नोट करो, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन, fluorine will oxidize or displace, fluorine will oxidize or displace, fluorine will oxidize or displace any of the halide ion from their salt solution. Fluorine will oxidize or displace, ऑक्सीडाइज या डिस्प्लेस एक ही बात है, चाहे ऑक्सीडाइज बोलो चाहे डिस्प्लेस बोलो, ऑक्सीडाइज आर डिस्प्लेस एनी ऑफ द हैलाइड आयन फ्रॉम देयर सॉल्ट solution and in gaseous state also, any of the halide ion from their salt solution and gaseous state also. जरा सोचो, ये फ्लोरीन गैसेस स्टेट में भी रिएक्शन कर दे रहा है, ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, इसका मतलब जब पानी है ही नहीं तो हाइड्रेशन का कोई रोल, तो मतलब ये फैक्टर हटा दो। अब डिसाइडिंग फैक्टर क्या हो गया, तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो गई, तो उसका डिसाइडिंग फैक्टर, अब जब ये पानी है ही नहीं, हाइड्रेशन का कोई रोल है ही नहीं, तो अब डिसाइडिंग फैक्टर केवल एक है बस, हाँ, फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कम होना। समझ में आया? यदि पानी के अंदर एक्सप्लेन करोगे तो यहाँ दोनों फैक्टर काम करेगा, बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन की कम भी है और हाइड्रेशन एनर्जी भी है। लेकिन जब तुम केवल गैसेस स्टेट में एक्सप्लेन कर रहे हो तो वाटर ही नहीं है, हाइड्रेशन ही नहीं होगा, तो वहां डिसाइडिंग फैक्टर तो एक ही ना हुआ, क्या, लो बॉन्ड एनर्जी। मान एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फ्लोरीन शो मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर इन गैसेस स्टेट। क्वेश्चन देखो कैसे आता है, फ्लोरीन शो मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर इन गैसेस स्टेट। पहला ऑप्शन लिखा है ड्यू टू लो बॉन्ड एनर्जी, दूसरा ऑप्शन लिखा है ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी फ्लोराइड आयन, और तीसरा लिखा बोथ आर करेक्ट, और डी लिखा नन इज करेक्ट। सुना, हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन इन गैसेस स्टेट ड्यू टू, पहला लो बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन, दूसरा हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन, तीसरा बोथ आर करेक्ट, और डी नन इज करेक्ट। बोलो, हाँ, फर्स्ट पे टिक मारना, तो गैसेस स्टेट बोल दिया। अच्छा कहता है फ्लोरीन जो मोर ऑक्सीडाइजिंग